हेलो, वेलकम टू मॉम्सपिरेशन अनपॉपुलर ओपिनियंस। आज एक स्पेशल एपिसोड है जिसमें मैं अपने फादर के साथ ये एपिसोड कर रही हूँ। um, मैं वेलकम करना चाहूँगी मेरे फादर को। Hello, this side Sushil Verma. I am father of Priya, and I'm glad to be here and welcome everyone. तो आज का एपिसोड इसलिए स्पेशल है बिकॉज़ अगर आप हमारा पॉडकास्ट सुनते हैं तो इट हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय women एंड माय मॉम, बट women जो हैं वो फुल्ली कभी भी सपोर्टेड नहीं हो सकती अनलेस एंड अनटिल मेन उनको सपोर्ट ना करें। तो एज एन एग्जाम्पल मैं अपने फादर को भी इस पॉडकास्ट पे वेलकम करना चाहती थी बिकॉज उन्होंने भी एक एग्जाम्पल सेट किया है हमारे सामने विद हिज ग्रोथ एंड ऑल्सो उनका भी एक्सपीरियंस। तो मैं उनका भी एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहती थी। तो आज के एपिसोड में हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे जिसका फोकस होगा सेल्फ ग्रोथ पे, स्पिरिचुअलिटी पे, एंड देन मैं ऑल्सो फोकस करना चाहूँगी रिटायरमेंट पे बिकॉज मेरे जो पॉडकास्ट की थीम है वो अनपॉपुलर ओपिनियंस की है, अनपॉपुलर और अनकंफर्टेबल टॉपिक्स की है। तो रिटायरमेंट भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर यहाँ पे अवेयरनेस शेयर करना चाहूँगी। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी अपने फादर से ये पूछने का कि अम, आप अभी तक, जैसे हमारा पॉडकास्ट आपने भी हर एपिसोड सुना है और जहाँ तक अभी जर्नी शेयर हुई है वो आपको पता है, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको पता है कि मॉम की क्या जर्नी रही है, साथ में आपकी भी क्या जर्नी रही है। बट कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपने नई चीज़ सीखी है इस पॉडकास्ट से, या फिर आपको कुछ रियलाइज़ हुआ है ये मतलब पॉडकास्ट से, जो भी अभी तक हमने शेयर किया है? या श्योर श्योर। पहले तो मैं ये दिस इज़ वेरी कमेंडेबल कि इन्होंने जो शेयर किया है बिल्कुल ही ट्रू अपना शेयर किया है फ्रॉम द इनर। जो मतलब हमें अब जाके रियलाइज़ होता है कि यस, जो फीलिंग्स जो इनकी हैं मतलब अब जाके पता चलता है कि उस टाइम में जो चीज़ें हम नहीं रियलाइज़ कर रहे पा रहे थे उस टाइम में, और जो भी सर्कमस्टांसेस थे। बट आई फुली अप्रिशिएट इनकी जो पूरी इन्होंने जो नरेट किया है, दैट इज़ रियली कमेंडेबल। तो जैसे अब आपकी शुरू की बात करना चाहूँगी कि मतलब जब आपकी शादी हुई थी तो आप अपने लेट 20s में थे। तो ऑब्वियसली आप जो उस टाइम पे थे और जो आप अब हो उसमें बहुत डिफरेंस है अब। आपने बहुत सारी चीज़ें तब से सीखी हैं, चाहे वो फैमिली की वजह से हो, चाहे वो शादी की वजह से हो। बट मैं इस जर्नी पे थोड़ा-सा पीछे जाना चाहूँगी जिसमें कि हाँ, कि उस टाइम पे आपको क्या लगता है कि उस टाइम में और अब में आप में कितना डिफरेंस, क्या मतलब कितना डिफरेंस आया आप में? बहुत डिफरेंस आता है, बिकॉज़ उस टाइम में जो होता है हमारा जो हमारे को फैंटेसी होती है जो भी शादी को लेके और ये सब होता है, तो जैसे-जैसे आप मैच्योर्ड होते हो तो बहुत कुछ रियलाइज़ होता है कि लाइफ़ के बारे में क्या है, व्हाट इज़ रियलिटी, व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये सारी चीज़ें जब आपको फैमिली लाइफ़ में जाते हो, देन यू रियलाइज़ कि मतलब जो रियल लाइफ़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं आपके ऊपर हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर, तो यू हैव टू हैंडल ऑल द थिंग्स। सो दैट्स ऑल। तो जैसे मैंने मतलब मॉम से भी ये क्वेश्चन पूछा था और मतलब आपका भी मुझे थोड़ा-सा पता है, बट कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, मुझे ये तो पता है कि आपकी कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, चाहे वो वाइफ़ को लेके हों, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स का बहुत इन्फ्लुएंस होता है कि आपको आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि अच्छा हाँ, कि ओके हम ऐसी बहू लेकर आएँगे या जो भी है। तो जब ये सब चीज़ें फिर हुई, तो उसके बाद
मतलब ऐसी कोई और चीज़ है जो आपको लगता है कि मतलब आपके पेरेंट्स के बिसाइड और किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस था आपके ऊपर? नहीं, और तो क्या कह सकते हैं, मेनली तो पेरेंट्स का ही इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है ना इनिशियली शादी के बाद भी आपको। और किस सिचुएशन में आप रहते हैं, जैसे जॉइंट फैमिली है तो उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। फर्स्ट तो उसका बहुत ज़्यादा आप पे डिपेंड करता है। यू कांट टेक एनी डिसीजन ऑफ योर सेल्फ, है ना? वो तो है। तो सबसे प्रायोरिटी पे होते हैं आपके पेरेंट्स ही होते हैं, है ना? तो उसमें बाकी चीज़ें एक साइड में बंदा कर देता है, सबसे प्रायोरिटी पे पेरेंट्स को रखता है, और सब कुछ वही लगता है कि जो वो कहेंगे दैट इज़ हुँ, ऑल फाइनल है, नथिंग हुँ। आई कैन स्पीक और समथिंग। तो पेरेंट्स के बिसाइड क्या आपको लगता है कि रिलेटिव्स का कोई इन्फ्लुएंस था, या फिर सोसाइटी का, या फिर मीडिया का, इन सब चीज़ों का कोई इन्फ्लुएंस था? नहीं, नहीं, उसका तो नहीं कह सकते, पर घर के जो सर्कमस्टांसेस थे उससे मैंने यही एक्सेप्ट कर लिया था कि जैसे घर वालों ने भी बोला हमें तो मतलब होमली गर्ल चाहिए। तो मेरा भी माइंडसेट वैसे ही बन गया कि हाँ, घर में होमली गर्ल ही चाहिए, सो आई वाज़ कन्विंस्ड। मैं बहुत हुँ, ज़्यादा इस पे नहीं गया कि हाँ, वर्किंग होनी चाहिए गर्ल जो है, सो उस पे मेरा कभी फोकस ही नहीं हुआ। मेन हुँ, फोकस हाँ, यही था कि यही माना जाता था कि होमली गर्ल चाहिए बस, कि जो लुक आफ्टर कर सके, क्योंकि पेरेंट्स भी जो थे वो मेडिकली इतने फिट नहीं थे। हुँ, तो उनको टेक केयर करने के लिए चलो हमें होमली गर्ल ही हुँ, लेनी है। सो हुँ, मेरा माइंडसेट भी फिर उसी हिसाब से बन गया था, तो आई वाज़ हुँ। तो क्या मतलब उस टाइम पे जो आपके फ्रेंड्स वगैरह थे, उनका भी क्या माइंडसेट सेम ऐसे ही था, या उनका कुछ अलग माइंडसेट था? नहीं, इसके बारे में वो फ्रेंड्स वगैरह से कोई वो बात नहीं होती थी कुछ कि हाँ, ये क्या है, क्या नहीं, उतना ज़्यादा हमारा ओके। फ्रेंड्स का कोई इसमें हुँ, रोल नहीं है। मेन हुँ, तो यही है कि मेन तो जो जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जो हमारी फैमिली है, जो कल्चर है, जो हमारे जैसे इकट्ठे ही थे, हमारे जॉइंट थे, अंकल्स हमारे साथ ही था उनका मकान, वो भी साथ ही रहते थे। उनके घर में भी जैसे जो भी था, हमारा मिडिल क्लास फैमिली में जो हुँ, एक्सपेक्ट करते हैं उसमें यही है कि बस हाँ, एक मतलब जो गर्ल होनी चाहिए वो बस होमली चाहिए। उस टाइम में तो हुँ, यही थॉट हुँ, प्रोसेस था। हुँ। ओके, तो फिर जैसे-जैसे चलो ठीक है आपकी शादी हुई, फिर ऑब्वियसली आगे जाके फिर बच्चे हुए, तो उसका क्या एक्सपीरियंस था? ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम जब वो चीज़ हुई तो मतलब आपके आपके अंदर कैसी फीलिंग्स थी? आप कोई नर्वस थे, या फिर आप इतने कोई ज़्यादा वरिड नहीं थे? मतलब कैसी आपके उस नहीं, टाइम नहीं, पे? वरीड तो नेचुरल, एक फर्स्ट टाइम जब फादर बनते हैं तो इट इज़ ए वेरी वेरी प्राउड मोमेंट होता है, और वो एक्साइटमेंट भी होता है, साथ में डर तो होता ही है, जो फीलिंग्स जो हैं वो एक्चुअली होती हैं, नो डाउट। बट वही है कि जैसा कि मैं कह सकता हूँ कि जो मेन जो होते हैं हस्बैंड्स होते हैं या फादर होते हैं, उनकी जो फीलिंग्स है ना वो एक्सप्रेस नहीं करते। हाँ। अंदर ही अंदर उनको फील कई जगह जो है, मतलब दे कांट एक्सप्रेस, दे आर हुँ, नॉट एबल टू एक्सप्रेस हुँ, फुल्ली, है ना? हुँ, क्योंकि एक तो शादी भी जैसे समझ लो नई नई होती है, तो उतना ज़्यादा फ्रैंक नहीं होते आपस में, हुँ, और फुल्ली एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। हुँ, तो ज़्यादा तो मैं यही कहूँगा कि उस टाइम में सभी मोस्टली जो होते हैं पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में होते हैं, या जो हुँ, भी आपका एनवायरनमेंट है घर का, मिडिल क्लास फैमिली है, हुँ, कैसे लोग रह रहे हैं, तो उस चीज़ का मेन इन्फ्लुएंस होता है। हुँ। तो मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा इसको वो डिटेल में बताना थोड़ा-सा ये चाहूँगी, क्योंकि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया था वो यही था कि हमारी फैमिली में जैसे चाहे वो हमारे दादा हों या नाना हों या जो भी ओवरऑल एक्सटेंडेड फैमिली, सब में ही ये चीज़ तो है, और बाकी इंडियन कल्चर में भी मोस्टली यही पाया जाएगा कि जो मेन हैं सब फैमिलीज़ में, वो मतलब जो है फीलिंग्स अपनी कोई एक्सप्रेस नहीं करता। ना ही कोई ज़्यादा मतलब बैठ के कोई बात-वात करते हैं पर्सनल, या मतलब एक मैं कहूँगी क्योंकि फ्रैंकनेस नहीं है आपस में भी, चाहे वो बाप-बेटा हो या चाहे वो भाई-भाई हो, चाहे वो कज़िन्स हों।
मतलब बहुत मैंने ये चीज़ मतलब देखी है हमारी फैमिली में कि इस चीज़ की तो डेफ़िनेटली बहुत कमी थी। तो वही है कि इसी चीज़ का फिर आगे से आगे इन्फ्लुएंस अपन मतलब होता रहता है बच्चों के ऊपर, और वही वो आगे चीज़ करते रहते हैं। तो वो एक जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जैसे-जैसे आती रहती है, तो फिर वही वो चीज़ आगे भी वही लोग करते रहते हैं। और फिर वही जो चीज़ है मतलब उसकी वजह से फिर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो इश्यूज़ आते हैं, वो रिपीट होते रहते हैं फिर। तो फिर वही है कि जैसे-जैसे हमारी फैमिली फिर मतलब बढ़ती गई, हम जैसे धीरे-धीरे बड़े हुए, तो वही है कि मतलब इवन हमारे बचपन में भी यही था कि वो ऑब्वियसली आप जैसे मतलब जॉब पे आप तो जॉब पे चले जाते थे, सुबह जाते हाँ, थे, शाम को या रात को आते थे। तो हमारा भी इतना कोई इंटरैक्शन नहीं होता था। वो थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली वीकेंड पे चलो हाँ, कभी घूमने चले गए या कभी घर पे भी हैं थोड़ा बहुत, तो ठीक है, वो थोड़ा बहुत हो जाता है। बट वही है कि मतलब काफ़ी टाइम बाद जाकर हमारा मैं कहूँगी कि कोई रिलेशनशिप या बॉन्डिंग प्रॉपर हुई है, और स्पेशली वो तब हुई है जब मतलब आप थोड़ा-सा मेरे ख्याल में मतलब मैं बड़ी हो गई, थोड़ी-सी मैच्योर हो गई, और फिर उसके बाद फिर आप आई थिंक अराउंड मेबी अपने 40s या 50s में आ गए, तब जाकर मतलब हमने जैसे घर की कोई बात होती थी तो शेयर करते थे। फिर उसके बाद फिर उसके बाद हम डिस्कशन करते थे। तो वो चीज़ फिर धीरे-धीरे चेंज हुई है हमारी फैमिली में, नहीं तो हमारे से पहले चाहे वो आपके दादा हों या मेरे दादा हों या मतलब वो पहले कोई ऐसे नहीं करता था। तो नो, नो, हमारी नो। फैमिली में ये डिफ़रेंस तो है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि शुरू में जब जैसे ये धीरे-धीरे जब चीज़ें हुई, तो आपको क्या थोड़ा-सा ऐसे थोड़ा-सा अजीब लगता था कि अच्छा हाँ, या आपको अनकम्फ़र्टेबल लगता था कि ओके मतलब अगर कोई आपको बोले कि हाँ, कि अच्छा ठीक है, चलो इस चीज़ के बारे में बात करते हैं या अपनी फीलिंग्स शेयर करो? नहीं, नहीं, ये तो मेरे को बहुत ही मतलब अच्छी फ़ीलिंग होती थी जब कोई मतलब नई चीज़ करने जा रहे हैं, और ये सारे इनहेरिटेड जो हमारे संस्कार थे, जो बेसिकली वही मेरे पे मतलब सारा उसका इन्फ्लुएंस था बेसिकली। तो हमारी भी बॉन्डिंग फिर नहीं थी जैसे प्रॉपर बॉन्डिंग होनी चाहिए, जैसे हम आज सोचते हैं। जैसे हमने शुरू करी बच्चों के साथ थोड़ा और मतलब रिलेशनशिप में, तो डेवलपमेंट पर्टिकुलरली हाँ। पर्टिकुलरली आफ्टर रिटायरमेंट आई रियलाइज्ड हाँ। कि रियली आई मिस दोज़ डेज़, कि हुँ। हाँ, लेकिन वो कुछ उस टाइम में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इतना उसमें आप बिज़ी होते हो जॉब में और हुँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, तो यू डोंट रियलाइज़ एट दैट वही। टाइम। बट लेटर ऑन आई डेफिनिटली रियलाइज़्ड हुँ। दैट दिस बॉन्डिंग हुँ। शुड बी देयर। हुँ। तो मैं यहाँ पे मेंशन वही करना चाहूँगी कि मतलब बॉन्डिंग का मतलब ये है कि आप अपना शेयर करें, अपनी फीलिंग शेयर करें, अपनी जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में वो शेयर करें। अम, और मतलब ये मत सोचें कि हाँ, कि कोई बड़ा है या छोटा है या कोई क्या रोल आप प्ले कर रहे हो अपनी लाइफ में, कि आप फादर हो या आप डॉटर हो। मतलब ये सब चीज़ें इतना मैटर नहीं करती, ये मैटर वो करता है कि आप दोनों एक-दूसरे को एज़ इंसान देखते हो कि हाँ, आप इंसान हो और दूसरा बंदा जो है वो आपको समझना चाहता है। तो जब ये अगर आप मैसेज एक-दूसरे को कम्युनिकेट कर देते हो, तो फिर आपको पता चल जाता है कि ओके, येस, मैं इस बंदे को ट्रस्ट कर सकता हूँ या मैं इस दूसरे इंसान को ट्रस्ट कर सकता हूँ और अपनी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ। तो वो भी फिर धीरे-धीरे डेवलप होता है। तो वही मैं फैमिलीज़ में ये चीज़ एनकरेज करना चाहती हूँ कि लोग कम्युनिकेट करें और मतलब क्लियरली कम्युनिकेट करें और किसी को अलग वे में मत देखें कि अच्छा इस ये मैच्योर नहीं है इसलिए मैं इससे बात नहीं करूँगा, या ये छोटा है तो मैं इससे इसलिए बात नहीं करूँगा, या फिर नहीं मैं फादर हूँ इसलिए मैं बात नहीं करूँगा। फादर्स मतलब कई उसको लेके भी स्टीरियोटाइप्स हैं जिसमें कि हाँ, कि नहीं मैं फादर हूँ तो मैं मतलब मैं किसी से ऐसे नहीं बात करूँगा इस चीज़ के बारे में, या फादर्स नहीं बात करते इस चीज़ के बारे में। तो इस चीज़ को लेके भी हमारे को ये स्टीरियोटाइप्स तोड़ने चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड एक्सेप्ट एनीवन्स आइडियाज़, जहाँ आपको लगता है कि हाँ, आपकी आगे फैमिली
में काफ़ी यूज़फुल होंगे आइडियाज़। ऐसा नहीं है कि आपकी वाइफ है या बच्चे हैं, उनके पास भी आइडियाज़ अच्छे-अच्छे होते हैं, कई बार हमने ऑब्ज़र्व किया है। एंड हुँ। आई डोंट थिंक कि कोई इसमें हिच होनी चाहिए। आइडियाज़ किसी के पास भी हुँ, अच्छे आइडियाज़ हैं which is हुँ, useful for the family वही, growth and all, वही, so we should accept it without any हेसिटेशन। hesitation. हुँ। वही तो, वही है कि मतलब जब तुम ये सब चीज़ें कर लेते हो ना, तो कोई भी आपके लाइफ में फिर प्रॉब्लम आए, तो आप एज़ अ यूनिट आप फाइट करते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग वॉर पे जाते हैं आर्मी में, तो वो कभी भी एक बंदा अकेले नहीं भेजते। वो एक मतलब ग्रुप बना के भेजते हैं। तो एक यूनिट की तरह वो फाइट करते हैं कोई भी प्रॉब्लम को। तो सेम एक फैमिली भी है कि अगर एक फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आई है, अकेला बंदा कोई फाइट करेगा, तो वो फिर उसका मतलब वो आसानी से नहीं वो जीत पाएगा। उसको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत चैलेंजेस होंगे। तो एज़ अ फैमिली अगर आप कोई चीज़ फाइट करोगे, तो फिर डेफ़िनेटली आपको कोई आपको रोक नहीं सकता, ना आपको कोई हरा सकता है। तो फिर वही है कि मतलब मैंने ये एज़ मेरे मतलब डैड ने मेंशन किया कि हाँ, रिटायरमेंट के बाद तो डेफ़िनेटली बहुत बड़ा चेंज आया था, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास तब फ्री टाइम आ गया था कि आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सको, क्वालिटी टाइम जिसको बोलते हैं वो स्पेंड कर सको। बट दो एक और चीज़ का जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगी वो है कि डेफ़िनेटली और सब चीज़ों का भी चाहे वो स्पिरिचुअलिटी है, चाहे वो माइंडफुलनेस है, ये इन सब चीज़ों का भी बहुत इन्फ्लुएंस हुआ है आपके ऊपर। तो उसका थोड़ा बताओ कि मतलब वो भी चीज़ कैसे स्टार्ट हुई, आप उसमें क्यों गए? और शुरू-शुरू में जब आप गए तो फिर आपका क्या एक्सपीरियंस था? इसका तो बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और इसके लिए तो मैं क्रेडिट दूंगा अपनी वाइफ को। बेसिकली शी पुश्ड मी कि हाँ, मतलब जैसे जैसे हमारे को कभी इतनी सारी डिफ़िकल्टीज आई, जैसे लाइफ में आते ही हैं, ऑब्स्टेकल्स तो आते ही हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ है, आई अंडरस्टैंड। बट कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि यू डोंट नो विच वे टू फॉलो। सो उस टाइम में फिर बंदा इधर उधर बहुत जगह जाता है, फिर आपको मन में एक शांति चाहिए और सही पाथ आपको ढूंढना चाहिए। तो देन वी फाउंड दिस स्पिरिचुअलिटी एंड वी स्टार्टेड दैट एंड इन impacted our life वही, तो उससे very बहुत बड़ा beautifully, and हाँ। it changed our life, I can say. It हुँ, changed our life entirely. And हुँ, after doing all this spirituality, learning it, after learning it and doing it practical, so हुँ, it was a huge impact on our life, and हुँ, our life changed drastically. हुँ, And हुँ, we became very peaceful, and we now are able to handle the situations, whatever situations come, we can handle it with calmness, peace and inner powers, because हमने वो सारा जो है लर्न करके अपने आप को we have developed in our हुँ, mind, and वही, we have developed our inner strength, everything, to हुँ, cope up with the situations if वही, any situation comes. So now, earlier I can say that when our parents were there, they were facing problems, though, and they were so much went into depression and all, and that time they did not know how to handle it, हुँ, because you should know the ways how to handle the situation, हाँ, वो तो not है। discuss about the problems again and again. When you discuss the problems, problems will not go away, and every problem itself, there is a solution. If there is हुँ, a problem, solution itself is there within हुँ, that. So our motto should be to address the solution rather than हुँ, focusing on the problem. वही, So वो तो है, वही। that's, I can say. हुँ, तो फिर वही है कि मतलब एक तो मैं यहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि चाहे जो भी हमारे लिसनर्स हैं, चाहे आपकी जो भी एज है, चाहे आप मे बी
आप 20 साल के हो या मे बी आप 60 साल के हो या 80 साल के हो, आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आपने पूरी ज़िंदगी देख ली या आपने सब कुछ लर्न कर लिया या फिर हाँ, मतलब अब तो इट्स टू लेट। नो, नो, क्योंकि इट्स एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। वही, क्योंकि जब वो भी तुम्हें एक एक्सक्यूज़ दे रहे हो अपने आप को कि हाँ, कि अच्छा आप जैसे कई लोग उनको कुछ बोलोगे कि अच्छा हाँ, आपको ये लर्न करना चाहिए या आपको ये सीखना चाहिए, तो लोग फिर जैसे कोई बूढ़े होते हैं तो वो बोलने लग जाते हैं कि हाँ, अब तो हमारा टाइम निकल गया, अब तो हमारी उम्र निकल गई, ये वो। You बट should not be sticky. वही, That वही, is वही, वही। the wrong way of पीपल जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको चेंज एक्सेप्ट नहीं है। अगर हुँ। आप मतलब टाइम के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, अपने आप को चेंज नहीं करोगे, देन यू कांट ग्रो। वो तो है, और उसकी भी कोई एज नहीं होती ग्रो करने की। ग्रो को तुम हमेशा करते रहते हो, या चाहे तुम 90 साल के हो, चाहे तुम 80 साल के हो, इट डज़न्ट मैटर। अपने आप पे लिमिटेशन तुम खुद लगाते हो। जब तुम बोलते हो कि हाँ, कि ओके मैं तो अब इतने साल का हो गया हूँ, अब मेरा टाइम जो है अब तो बस लर्न करने का वो खत्म हो गया है। तो किसी ने नहीं ये बोला है, तुम ये खुद बोल रहे हो अपने आप को। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि लाइफ जो है वो मतलब हमेशा ही आपको सिखाती है, और नॉलेज जो है वो एंडलेस है। यस। इट इज़ एंडलेस, इट इज़ लिमिटलेस। तो तुम हमेशा ही बाहर अगर निकलो और सीक करो नॉलेज, तो आपको डेफ़िनेटली मिलेगी। तो इस चीज़ में तो हमेशा अपने आप को कभी भी रोकना चाहिए। Moreover, वही when है। you are learning something, when you have learned something, your duty is to spread it हुँ, to the community, whatever येस। you have learned, and हुँ, you have experienced it practically also. Then it's better हुँ। you share with everyone वही, whatever वही, your वही। experiences are there, you have learned. So it is very useful when you spread it to the community where you are living. वही। So वो तो है। तो वो भी एक सर्विस टू अदर्स माना जाएगा। अगर आप अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें आप शेयर कर रहे हो और लोगों के साथ, तो वो भी एक सर्विस टू अदर्स ही माना जाता है। सर्विस टू अदर्स सिर्फ़ ये नहीं होता कि हाँ, कि आप जाके डोनेशन कर दो या फिर चैरिटी कर दो। नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, आप वल्नरेबल हो रहे हो, आप अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हो, क्योंकि उससे जो लोग रिलेट करेंगे और उससे जो लोग सीखेंगे वो और कहीं मतलब उससे ज़्यादा कोई प्राइसलेस चीज़ नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग जो हैं वो दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस सुनें, और जो लोग हैं जिन्होंने खुद कुछ एक्सपीरियंस किया है और उससे लर्न किया है, वो भी शेयर करें। तो मेरा भी इसीलिए मैंने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, बिकॉज़ मैं भी हमारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करना चाहती थी कि हमारे साथ क्या-क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं और हमने क्या-क्या उससे लर्न किया है, ताकि दूसरे भी उससे सीख सकें और हम भी सीख सकें। क्योंकि कई बार तुम जब इस सब चीज़ों के बारे में बात करते हो, तब भी तुम्हारी कई बार लर्निंग होती है। कई बार तुम कोई चीज़ फिर से उसके बैठ के सोचते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, तो तब भी आप कई चीज़ें कई बार लर्न करते हो। तो फिर नेक्स्ट चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगी वो है रिटायरमेंट के बारे में। तो इंडिया में जो रिटायरमेंट की एज है वो क्या है, 60? 60, 60। 60। तो 60 इयर्स, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि मतलब जैसे मैं भी हूँ, मैं मतलब शुरू से ही मेरे दिमाग में है रिटायरमेंट का कि ओके रिटायरमेंट, हम हाँ रिटायरमेंट है। बट मैंने ये देखा है कि उसके लिए कोई ज़्यादा गाइडेंस नहीं है कहीं भी। मतलब चाहे वो स्कूल है, चाहे कॉलेज है, मतलब मैंने जैसे एमबीए किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, ऑब्वियसली मैथ्स पढ़ा हुआ है स्कूल में, बट मैं ये नहीं बोल सकती कि हाँ, कि मतलब फाइनेंशियली मुझे फुल्ली मैनेज करना आता है अपना पैसा, या फिर मैं ये नहीं फुल्ली बोल सकती कि हाँ, कि ओके मैं तो रिटायरमेंट के लिए मैं बिल्कुल सिक्योर हूँ, या कंप्लीटली मतलब मेरे को स्कूल में ही सिखा दिया था कि कैसे करना है, या मुझे कॉलेज में सिखा दिया था। तो उस चीज़ को भी लेके मैं चाहती हूँ कि आप शेयर करो लोगों के साथ कि आपने क्या लर्न किया जब
जैसे मे बी आप अपने अराउंड 50s में थे, तब आपके ऊपर टाइप ऑफ एक हो गया होगा कि ओके अब मैं रिटायर होने वाला हूँ। तो फिर आपने कोई प्लानिंग करी हो, कैसे प्लानिंग करी? क्या आपका एक्सपीरियंस था डिफरेंट डिफरेंट, चाहे वो अलग-अलग इन्वेस्टमेंट के साथ हो, जो भी हो, तो उसमें आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे? उसमें तो सबसे बड़ा एडवाइस तो ये मैं कहूँगा कि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे लाइफ हमारी चल रही होती है, जब तक हम रिटायर नहीं होते, 50s में आके भी आप उतना ज़्यादा रियलाइज़ नहीं करते कि हम रिटायरमेंट आने वाली है। रिटायरमेंट आप तब फील करते हो जब 1-2 साल रह जाते हैं। then actually you start feeling about it that I am going to retire. So अगर 50s में जाके आप अगर अच्छा उसका प्लान कर लें, अगर आपको नई नॉलेज तो नॉलेज गेन करें। इतने सारे जो एडवाइज़र हैं आजकल, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, सो इट्स बेटर टू कंसल्ट देम एंड by you can also gain knowledge by learning from the internet and all. You gain the knowledge and do yourself, and इट्स बेटर टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट्स, जो कि मैंने भी उस टाइम किया जब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे बच्चे जो हैं अब हायर एजुकेशन करनी है तो उनके लिए फंड्स की ज़रूरत है। सो अब हर एक फैमिली का अपना अपना सिचुएशंस होती हैं, तो मेरे यहाँ जो सिचुएशंस थी, तो आई वाज नॉट दैट मच फाइनेंशियली strong. So we had to arrange the funds through some properties we had from our parents. तो जो भी था उसको हमने उसको सारा मतलब प्रॉपर प्लान करके हमने उसको करा कि कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट करना है एंड ऑल। सो वी हैव पुट द मनी इन डाइवर्सिफाइड फील्ड्स, अलग अलग जगह पे, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, ओके, एंड इन सारों में हमने अलग अलग करके पीपीएफ हो गया। सो उन चीज़ों में हमने अलग अलग इन्वेस्ट करा ताकि लेटर ऑन जाके हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि कहीं पैसा हमारा डूब जाए या कुछ है। बट वही है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव ही होना चाहिए। यू कांट प्रेडिक्ट कि कल को क्या होगा 5 साल बाद या 10 साल बाद। सो मैं तो यही कहूँगा कि इसमें बहुत प्लानिंग की ज़रूरत है, एंड अगर आपको नहीं कुछ इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो नॉलेज गेन करिए, और फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स और जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं उनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट्स करिए। दैट विल बी माय एडवाइस। तो कोई ऐसी चीज़ है जो आप शेयर करना चाहोगे कि कोई गलती आपने करी हो, मतलब इसके ड्यूरिंग, कि हाँ, कि चाहे वो फाइनेंशियल प्लानिंग हो, चाहे मतलब कुछ भी हो, मे बी आपको किसी ने मिसगाइड किया हो, तो ऐसी कोई चीज़ हुई है जो कि आप शेयर करना चाहोगे कि ओके ये गलती हुई थी बट ये मैंने उससे लर्न किया? उसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब ये उस टाइम की बात है, जब मतलब 2018 की बात है, 2016 की, क्रिप्टो का हाँ, ऐसे था आई थिंक। 2016 की आई थिंक बात है, जबकि मतलब मैं रिटायरमेंट मेरा होना ही था, उससे पहले की बात है। सो समबॉडी, आई कंसल्टेड समबॉडी फॉर इन्वेस्टमेंट्स, एंड उसने मेरे को तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मतलब शो कर दिया कि इसमें इतने प्रॉफिट होंगे। सो ही मतलब कह सकते हैं कि उसने मेरे को उसमें ज़बरदस्ती मतलब इन्वेस्टमेंट करा दी। क्रिप्टो करेंसीज करके उस टाइम में जो था, दैट वाज नॉट, लेटर ऑन इट वाज बैंड इन इंडिया। हुँ, नाउ इट इज़ अगेन स्टार्टेड, हुँ, but the money I had put in was all lost, you can हुँ, say. So हुँ, it was a very bad experience for me, and I हुँ, suggest all the people, so be careful about this cryptocurrencies and all. It's better to put the funds in safe funds, हुँ, like in bank fixed deposits or हुँ, secured funds. So that will be हुँ। my advice. हाँ, मतलब आई थिंक आपका मतलब है कि लो रिस्क वाले जो हैं चीज़ें, उसमें Yes, इन्वेस्ट करना चाहिए रादर ex- देन क्योंकि वही है ना कि जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, वो कई बार
वो उन चीज़ों में बोलते हैं इन्वेस्ट करने को जो कि हाई रिस्क हैं, और कि आपको वो थोड़ा-सा बेट देके कि हाँ, उससे हाई रिटर्न आपको मिलेगा। और उस टाइम पे मुझे याद है कि क्रिप्टो का बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज़ उस टाइम चला हुआ था कि लोग जब शुरू में क्रिप्टो आया है, तो लोगों ने उससे बहुत पैसा कमाया है। तो उसकी वजह से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब उसके पीछे लग गए थे, और फिर लोग हर कोई उसमें इन्वेस्ट करने लग गया था। बट वही है कि इट वाज़ हाइली रिस्की एंड मतलब मैं ये भी एडवाइस करूँगी कि हाँ, अगर आप हो सके तो आप मल्टीपल लोगों से एडवाइस लेके फिर आप अपना डिसीजन लें। बट वही है कि लो रिस्क इज बेटर, चाहे आपको लो रिटर्न ही मिलेगा, या बट एट लीस्ट मतलब आपका जो रिस्क है वो बहुत लो है। मैंने तो ऐसे ऐसे अपने मतलब नोन ही लोग देखे हैं, दे से कि आई डोंट वांट टू पुट अ सिंगल पेनी इन risky things, हम्म। so they put all the money in fixed deposits only in the public हम्म। banks, हम्म। so they don't want to uh, feel unsecured at any time, so they हम्म। put all their money in secured. हम्म। एंड फिर जहाँ तक रियल एस्टेट की बात आती है, तो हमारा ऑब्वियसली रियल एस्टेट के साथ भी बहुत एक्सपीरियंस हमारा है। तो उसमें आपका क्या एडवाइस रहेगा लोगों के लिए? नहीं, उसमें तो थोड़ा हमारे केस में थोड़ा ऐसा हुआ था, हम कि बहुत वो अनफॉर्चुनेट हो गया जब हमारे को मतलब फ्लैट का जब हमारे को अलॉटमेंट होना था, तो उसी टाइम में वहाँ जहाँ हमने ये अलॉटमेंट के लिए फंड्स दिया था, एडवांस मनी दिया था, वहाँ पर हमें जो था, क्योंकि वो डीडीए के थ्रू होता था अलॉटमेंट, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया जो बिल्डर्स ने मतलब किया था वहाँ पर, तो उसकी वजह से सारे जितने भी सोसाइटीज़ थी जो गवर्नमेंट के थ्रू उनकी अलॉटमेंट होती है डीडीए के थ्रू, तो वो इट वाज ऑल पुट ऑन होल्ड। पुट ऑन होल्ड। हम्म। एंड उसमें फिर 8 साल हमें लग गए, उसमें हमें बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था हमारे लिए। हमें मतलब रेंट पे मतलब जगह जगह जाके रहना पड़ा, कभी 1-2 साल वहाँ रहे, कभी 2 साल कहीं रहे। सो बहुत ही टफ टाइम था हमारे लिए उस टाइम। सो एनी हम्म। हाउ आफ्टर 8 लॉन्ग ईयर्स हम्म। वी गॉट आवर flats, and but that 8 years was very painful. हम्म। एंड सो उसमें भी बहुत मतलब हमने भी बहुत उसका मतलब इंक्वायरी करके ही सब कुछ किया था, हम्म। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब तुम कह सोच नहीं सकते हो सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। सो हम्म। प्रॉपर्टी के बारे में तो बहुत ही केयरफुल होने की ज़रूरत है। सो वो मैं यही कहूँगा कि उसमें भी आप कोई बहुत जल्दबाजी ना करें, और बेटर है कि मतलब जो उसमें प्रॉपर मतलब जो हो, कोई रेगुलर चीज़ हो, कोई इर्रेगुलर ना हो, हम्म। और ऑथेंटिक हो। ये सारी हम्म। चीज़ें परखने के बाद ही अपना फैसला लें, और हम्म। तभी इसमें प्रॉपर्टी में जाएं। कोई भी वही। आपने प्रॉपर्टी करनी है परचेज, हम्म। सो इट इज़ ऑल्सो ए वेरी वेरी यू कैन से ट्रिकी हम्म। थिंग। वो तो है। तो फिर रिटायरमेंट की हम कंटिन्यू करते हैं बात। तो रिटायरमेंट के बाद भी जैसे आप रिटायर हो गए, तो उसके बाद भी मैं कहूँगी कि काफ़ी चैलेंजिंग था आपके लिए, क्योंकि वो भी एक बहुत मेजर लाइफ चेंज होता है किसी के लिए, जब आप इतने सालों से आप जॉब कर रहे होते हो और फिर एकदम से मतलब उस पे स्टॉप लग जाता है, तो और आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। क्योंकि आप पहले सुबह उठते हो, फिर जाते हो ऑफिस, वापस आते हो, आपका रूटीन बन जाता है वो। तो आपको लगता है कि यही मेरी लाइफ है, ठीक है। बट फिर वही जब जैसे ही आप रिटायर होते हो, आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो उस चीज के लिए कि ओके क्या होगा। तो वन डे यू वेक अप एंड देन बस तुम्हारी वो लाइफ चेंज हो जाती है। तो उसमें भी मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस था जब शुरू में मतलब जब रिटायरमेंट स्टार्ट हुई, और फिर मतलब आपने उसको कैसे नेविगेट किया और उससे कैसे डील किया आपने? ये भी बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि आपकी जो एकदम से पहले बिजी लाइफ होती है एकदम, और उसके बाद फिर आप एकदम रिटायर लाइफ में आ जाते हो, तो इट्स टोटली डिफरेंट चैप्टर ऑफ लाइफ।
तो इसमें बहुत मतलब चैलेंजिंग टाइम आए शुरू में। तो एक तो होता है कि जैसे प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, कम से कम 5 साल पहले तो प्लानिंग होनी चाहिए कि व्हाट यू विल डू आफ्टर रिटायरमेंट। देयर शुड बी समथिंग टू डू टू कीप योर सेल्फ बिजी, सो दैट यू डोंट फील आइसोलेटेड। और सो इस टाइप का कुछ ना कुछ प्लान पहले से होना चाहिए, जो मैंने भी किया था। बट अनलकली वो उसमें हम थोड़ा सा मतलब कामयाब नहीं हो पाए। जो भी हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि अ, ये कह सकते हैं कि जब आप किसी भी जगह पे अथॉरिटी वो होती है, आपके पास पावर होती है, या जहाँ आप काम करते हो, जब तक सीट पे हो तब तक वैल्यू है। तो विच आई रियलाइज लेटर ऑन कि हाँ, जब तक आप सीट पे हो तो तभी तक लोग आपको सलाम करते हैं, या जो आपको एंटरटेन करेंगे लोग। उसके बाद नो बडी बॉदर्स। रिटायरमेंट के बाद आपको उतना कोई वैल्यू नहीं करता। तो एक तो वो चैलेंज था। तो वो इनिशियली मतलब 1 साल लग गया उसको, हमें थोड़ा सा हमने ट्राई किया। सो बट वी कुड नॉट टेक इट फर्दर एनी हाउ। बट सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग उसमें ये है कि जब घर में आपने पूरा दिन बैठना है, सो दैट वाज आल्सो अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। क्योंकि उस पहले आपका रूटीन बहुत ही डिफरेंट होता है। पहले आप ऑफिस में जाते हो, वहाँ भी आपकी जो पूरे दिन की डीलिंग होती हैं, वो थोड़ा वहाँ पर आपका अथॉरिटेटिव बिहेवियर भी होता है। तो वही आप सोचते हो घर में भी हम वैसे ही चाहते हैं, हमारे जो भी हैं घर में हैं सब मेंबर हैं, वो आपको वैसे ही ट्रीट करें। तो वो बहुत मेरे लिए टफ टाइम था। इनिशियली मेरे को बहुत उसमें प्रॉब्लम आई हैंडल करने में, बट लेटर ऑन धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ। और उसमें कई लोग ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हमारे मतलब हमें कोई घर के काम में कंट्रीब्यूट नहीं करना है। वो भी आपके माइंड में एक जो गलत वो स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है ना हुँ। मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, कि हाँ, उसमें पता नहीं क्या आपको अपनी बेइज्जती समझते हैं, ईगो की हुँ। प्रॉब्लम आ जाती है। बट हुँ। फिर धीरे-धीरे आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये तो मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, मैं कोई किसी और के लिए थोड़ी ना जाके कर रहा हूँ। तो अगर घर में मैंने हाउस हुँ। होल्ड एक्टिविटीज़ में हुँ। पार्टिसिपेट करके कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, सो एक तो हुँ। आपका टाइम अच्छा स्पेंड होएगा, एक क्रिएटिविटी आती है, आप यू आर लर्निंग न्यू हुँ। थिंग्स, आप हुँ। एक्सप्लोर कर रहे हो, आपका टाइम बहुत अच्छा पास होता है उसमें। तो यू हैव टू टेक इट पॉजिटिवली कि हुँ। हाँ, इससे मैं मतलब आपको खुशी भी होएगी जब आप, और फैमिली को भी आप उससे खुशी मिल रही है। हुँ। तो उस चीज़ को माइंड में रख के हमें इसको करना चाहिए। हुँ। और बाकी तो ये है कि कई लोग ये सोचते हैं कि हम रिटायर हो गए तो हमारी लाइफ ही खत्म हो गई, देयर इज नो पर्पस, इट इज़ द हुँ। एंड ऑफ लाइफ, विच इज़ हुँ। नॉट ट्रू। हुँ। तो इस पे भी मैं बहुत यही कहना चाहूँगा कि ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए। इट इज़ अनदर चैप्टर ऑफ लाइफ। हुँ। एंड ये आपने ही अपने आप को वैसा बनाना है कि आपने लाइफ को फुल्ली एंजॉय करना है। ये जो नया चैप्टर आया है उसको आपने हुँ। पॉजिटिवली, और उसके ऊपर आपने कैसे आपने एक्सप्लोर करना है, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, अपने आप को मतलब ऑक्यूपाइड कैसे रखना है फैमिली में पूरा आपने कंट्रीब्यूट करना है, फैमिली टाइम स्पेंड करना है एक दूसरे के साथ, और अपना वॉकिंग करनी है डेली, अपना मेडिटेशन कर लिया, योगा कर लिया, जो जो आप हुँ। जिसमें भी इंटरेस्ट है। जो हुँ। आपका बहुत ही फुलफिल्ड समझते हो आप, जब ये सब आप हुँ। करने लग जाते हो। इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, बट जैसे जैसे आप शुरू करोगे, इसमें एंटर करोगे, एंटर कर कोई भी नई चीज़ आप जब करना शुरू करते हैं तो इनिशियली तो आपको थोड़ा मुश्किल होती है। बट जैसे हुँ। जैसे आप इसमें इंटरेस्ट लेके करोगे, और तो आपको और अच्छा लगेगा, एंड यू विल हैव ए बेटर लाइफ अहेड। हुँ। वो तो है ही और मैं वही बोलना चाहूँगी कि इवन अगर आप हर एस्पेक्ट से देखें कि अगर आप फिज़िकली देखें, तो जब आप यंग होते हो, तो आप अपनी बॉडी या अपने माइंड या अपनी ब्रेन की केयर नहीं करते आप। आपका फुल फ़ोकस होता है कि मैं मतलब पूरी हार्ड वर्क करूँ, ठीक है? तुम अपनी बॉडी की केयर नहीं करते, तुम मतलब तुम एक तरह से एक्सप्लॉइट करते हो अपनी बॉडी को उस टाइम पे क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही होती है। तो तुम उसको पुश करते रहते हो कि अच्छा और। तो फिर जब तक फिर धीरे-धीरे क्या होता है कि जब तुम 50 60 की एज में फिर तुम आ जाते हो, फिर तुम्हारी बॉडी थोड़ा-सा जवाब देने लग जाती है।
तो उस टाइम पे ये ज़रूरत भी है कि उस टाइम पे तुम्हें ब्रेक लेने की, क्योंकि फिर तभी तुम मतलब अपन उस चीज़ पे ध्यान दोगे, नहीं तो तुम नहीं दोगे फिर। अगर कल मान लो कि तुम्हारी रिटायरमेंट की एज बढ़ा दें, वो कर दें 70 कर दें या 80 कर दें, तो लोग क्या करेंगे, लोग अपनी बॉडी एक्सप्लॉइट करते रहेंगे तब तक, पुश करते रहेंगे जब तक मतलब कुछ हो नहीं जाता। फिर तभी लोगों को डिजीजेस होती हैं, चाहे वो हार्ट डिजीजेस हों, डायबिटीज हो, बीपी हो, ये सब जो चीजें हैं वो उन्हीं का नतीजा है जो अपने 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 यंग टाइम में आपने अपनी बॉडी के साथ किया या अपने ब्रेन के साथ किया। तो इसलिए भी रिटायरमेंट इज अ गुड थिंग या कि आप उस टाइम पे ब्रेक लो। और फिर वही है कि सेकंड चीज ये है कि इसमें ये भी है कि आपका जो क्रिएटिव माइंड है वो फिर से यूज होता है। अगर आप मान लो कि आप रिटायरमेंट हो गई आपकी, आप चुपचाप घर पे बैठ गए, आप बोलो कि मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तो बस चुपचाप घर पे बैठूंगा और मैं कुछ भी नहीं करने वाला। तो that you can't do for such a long time. वही वही For वही। limited period of time you can think of, I will watch TV, हाँ। I will read books, I will watch films, and I will be you will fantasize हाँ it, वही वही वही। but it is for a very short period. वही वो एज अ After वेकेशन वो ठीक है, बट hmm, नॉट एज अ लॉन्ग टर्म yeah, चीज। yeah, वही। for better life ahead you have to involve yourself into different hobbies, activities, whatever your interests are. Be social, be with your family, enjoy your time in whatever way you want. ऐसी भी होती हैं कोई चीज़ें जो आप पहले सोचते हो, आज से 5 साल या 10 साल पहले आपने सोचा कि मैं ट्रैवल करूं, उस टाइम में आपके हम्म। पास इतनी टाइम नहीं होता है या नहीं कर पाए थे, उसको आप कर सकते हैं अब। यू हैव हम्म। फ्री टाइम, सो हम्म। इट इज योर, you have to enjoy your life वही after वही वही retirement. वही। So if you think that way you can enjoy. अदरवाइज हम्म। इसको अगर सोचो कि मैं तो रिटायर हो गया, मेरा सब कुछ अब ये कुछ नहीं रहा, इट इज हम्म। नॉट लाइक दैट। वही। आपको अपना उस हिसाब से आपको अपना चैनलाइज करना पड़ेगा। हम्म। बी विद द पीपल हु वर देयर हम्म। इन योर लाइफ अर्लियर, हम्म। सबसे कनेक्टिविटी रखो, सोशल हम्म। रहो, और हम्म। अपना फिजिकल भी, अपना हेल्थ का ख्याल रखो। पुट इट ऑन हम्म। टॉप प्रायोरिटी। हेल्थ इज हम्म। एवरीथिंग। हेल्थ हम्म। आपकी अच्छी है तभी आप सब एक्टिविटीज़ को और सारा पूरा लाइफ आगे तभी एंजॉय कर सकते हम्म। हो। सो हम्म। सो इस यही चीज़ इम्पोर्टेंट है। हम्म। तो फिर वही है कि मतलब ये सब चीज़ें भी आप तभी कर सकते हो जो कि आपने पहले, चाहे आपको टाइम ना मिला हो, चाहे आपके पास एनर्जी ना हो, चाहे जो मर्जी रीज़न रहा हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ, कि मतलब जब तुम यंग होते हो तो फिर तुम्हारे पास तुम 6 डेज़ 5 डेज़ काम कर रहे होते हो, एक दिन तुम्हारे पास मुश्किल से होता है और तुम्हें होता है कि हाँ, ओके मैं उस दिन रेस्ट करूँ। ठीक है? तो चाहे वो तुम्हें हो कि अच्छा मैं फिज़िकली मेरे को अपने पे अपनी बॉडी पे काम करना चाहिए, तुम एक्सरसाइज़ नहीं करते हो, या फिर तुम अपने फैमिली के साथ ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते बिकॉज़ टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तो ये सब चीज़ें, रिटायरमेंट जो है वो बहुत अच्छा मौका है, तो उसको एज़ अ अपॉर्च्युनिटी देखना चाहिए कि दिस इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्च्युनिटी जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ या अपनी बीवी के साथ मैं बॉन्ड कर सकता हूँ अच्छी तरह, जो मैं नहीं कर पाया। या फिर इवन अपने साथ भी, कि हाँ, कि तुम अपने साथ भी एक रिलेशनशिप डेवलप करते हो, कि जैसे हमने स्पिरिचुअलिटी की बात करी या माइंडफुलनेस की, कि हाँ, कि जब तुम बैठ के चाहे तो तुम जर्नलिंग करो, चाहे तुम और सब चीज़ें करो, तो उसमें भी तुम अपने साथ एक रिलेशनशिप डेवलप जब करते हो तो उसका फिर आपके माइंड के ऊपर बहुत ही एक पीसफुल इफेक्ट होता है आपके ऊपर। एग्जैक्टली। तो फिर ये चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं जब तुम रिटायर हो जाते हो। तो सिर्फ ये नहीं है कि मतलब यहाँ पे जैसे वेस्टर्न कल्चर जो है उसमें बहुत ये रिटायरमेंट को लोग ऐसे देखते हैं कि ओके, हमारे पास मतलब हम पहले से इतना पैसा जमा कर लें कि रिटायर होके हम ट्रैवल करेंगे या हम ये करेंगे वो करेंगे। मतलब ऑब्वियसली दैट इज अ गुड गोल टू हैव, बट तुम्हारे पास और भी फोकस होना चाहिए
सिर्फ़ एक फ़ोकस नहीं होना चाहिए कि यस मैं तो बस ट्रैवल करूँगा और कुछ नहीं नहीं, नहीं, करूँगा। वो भी नहीं होना चाहिए, पर वो भी लोग जो है ना डिले करते रहते हैं फिर भी। हुँ, कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपने पहले जैसे कुछ आपने सोचा था कि मैं ट्रैवल करूं, और रिटायरमेंट के बाद भी आप वही सोच रहे हो कि नहीं मैं बाद में करूंगा, बाद में करूंगा। व्हाई हुँ, नॉट नाउ? हुँ, अगर आपके मन में है तो जस्ट गो एंड एंजॉय। हुँ, मतलब और आपको सपोर्ट भी है, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। हुँ, सो व्हाट इज द हार्म? हुँ, सो उसमें तो आपको सबको खुश करना है ना, अपने आप को भी खुश करो, बच्चों सबको, फैमिली को खुश करो उसमें। सो हुँ, वो भी थोड़ा, मतलब उसके लिए पीछे नहीं होना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए कि हाँ, हुँ, डिले करने का क्या मतलब, उसमें डिले करना तो इट्स नॉट गुड। वही वो तो वही है ना कि मतलब तुम्हारे को कोई ना कोई तो एक्सक्यूज़ मिल ही जाएगा कि मैं क्यों ये ना करूँ, कि अच्छा हाँ, अभी इतना मतलब ये है, अभी वो है, अब ये है। नहीं, जब आपके पास मौका है, तो आपको कर लेना चाहिए क्योंकि लाइफ़ आपको बार-बार नहीं मौके ज़रूरी नहीं है बार-बार आपको मौके दे। तो ये एक चीज़ है और वही है कि सेकंड के कि अगर आप खुश रहोगे, तो आपकी फैमिली तभी खुश रहेगी आपकी। एग्जैक्टली। कि अगर आप सपोज़ आप ये सब चीज़ें ना करो और फिर आप बाद में अपनी फैमिली को जाके बोलो कि हाँ अ, मतलब मैंने तो ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मैं मतलब तो अपनी फैमिली के लिए मैं सैक्रिफाइस कर रहा था। बट और पूरा टाइम तुम दुखी रहो, तो तुम्हारी फैमिली तुम्हें बाद में यही बोलेगी कि नहीं आपको कर लेना चाहिए था, हम आपकी खुशी चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अपने दिमाग में रखनी चाहिए। बाकी तो अम, और कोई चीज़ है जो आप मेंशन करना चाहोगे? नहीं, कोई ऐसा स्पेशल नहीं है, बट वही है कि मतलब अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा हमें पॉजिटिव रखना है। आफ्टर रिटायरमेंट ये नहीं सोचना कि इट इज़ द एंड ऑफ लाइफ। सो इट इज़ अनदर ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ लाइफ। यू हैव टू लिव योर लाइफ फुल्ली। आपने अपनी देखो आगे जो फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, उन चीज़ों को सबको आपको ध्यान में रखते हुए आपको एंजॉय करना फुल्ली। ये यस। आपका मोटो होना चाहिए कि मैंने जो भी हुँ, है, जितना भी टाइम मेरे पास आगे है, मैंने जितना जीना है, आई हैव टू लिव माय लाइफ फुल्ली। हुँ। यस, तो मैं अपने फ़ादर को थैंक करना चाहूँगी पॉडकास्ट पे आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस और अपनी लर्निंग्स और ये सब शेयर करने के लिए, चाहे वो रिटायरमेंट से रिलेटेड हो या चाहे उनकी खुद ग्रोथ से रिलेटेड हो। और मैं चाहती हूँ कि हाँ, कि और भी लोग जो ये सुन रहे हैं, वो इससे लर्न करें और इससे बैठ के आप इसके बारे में सोचें और रिफ्लेक्ट करें इसके ऊपर क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पार्ट है लाइफ़ का। और अगर आप अभी यंग हो तो डेफ़िनेटली आपको जो एडवाइस दिया गया है, उस पे आप काम करें और उसको अपने दिमाग में रखें। जहाँ तक रिटायरमेंट की बात हो गई या ग्रोथ की बात हो गई या फाइनेंशियली मैनेजमेंट की बात हो गई। और होपफुली ये सब लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एज़ यूजुअल मैं आगे पॉडकास्ट में अपने डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करूँगी जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं और मैं डेफ़िनेटली एक और एपिसोड भी करूँगी अपने फ़ादर के साथ जिसमें हम और भी बात करेंगे मोस्टली हेल्थ के बारे में और हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है इंडियन जो मेडिकल केयर सिस्टम है उसके साथ हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सुनते रहिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लोगों के साथ एंड हैव अ गुड नाइट। थैंक यू।